जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन साला। आज इस सेगमेंट में हम ज्योग्राफी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वन लाइनर फॉर्म में है वो, और जो आपके एग्जाम्स के लिए जो कोई भी अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, खैर अभी तो पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो वो एग्ज़ाम जाने से पहले जो है आप ये इस क्वेश्चंस को देख के जाइएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। वैसे मैं अभी यूट्यूब पे कुछ ही, मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन हुआ होगा मैं एक्टिव हूँ, तो अब तो बनी ही रहूँगी। तो फिर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो मेरा अपना सब्जेक्ट है वो मैं आपको, हिंदी हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। उसके लिए मैं हूँ और खुद भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे। आइए चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है तो ये पंजाब, तमिलनाडु, क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, पश्चिमी विक्षोभ, उसकी वजह से हमारा जो नॉर्थ वाला रीजन है वहाँ पे बारिश होती है। लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश नहीं होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, क्योंकि वो फिर उसमें नमी की कमी हो जाती है। तो हमारा जो ये नॉर्थ वाला हरियाणा, पंजाब और ये वाला ये रीजन है, दिल्ली में लगभग थोड़ा बारिश हो जाती है। यूपी आते आते तक उसमें नमी कम हो जाती है, इस वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होती। और तमिलनाडु में क्यों बारिश होती है? तमिलनाडु में, भाई तमिलनाडु तो साउथ में है, तो पश्चिम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मतलब नहीं है, पर पता है क्यों बारिश होती है? क्योंकि जो उत्तर पूर्वी मानसून, हमारा जो लौटता हुआ मानसून है, उसकी वजह से वो जो लौटता हुआ मानसून है वो यहाँ बे ऑफ बंगाल से वहाँ से नमी लेता है। फिर वही नमी जो है यहाँ पे हमारे तमिलनाडु वाले रीजन में जो कोरोमंडल वाला तट है वहाँ पे बारिश कराता है, वो उसी से बारिश होती है। इसीलिए देखिए कावेरी नदी जो है वो हमेशा जो है सदा प्रवाहित रहती है, क्योंकि उसको जब वहाँ से निकलती है कर्नाटक से, तो वहाँ भी उसको वहाँ पे दक्षिण पश्चिम वाले मानसून से उसको बारिश मिलती है। फिर ये तमिलनाडु में आके जब तमिलनाडु में आती है तो यहाँ पे इसको उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश मिलती है। तो दोनों मानसून से जो है, मतलब कि लौटते हुए मानसून से और जब मानसून की शुरुआत होती है तो दोनों से कावेरी नदी को वर्षा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए तमिलनाडु, पंजाब हमारा शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है भी, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश किस कारण से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। वन जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो जो भारत में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है तो वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए जो सबसे ज़्यादा, और सागौन तथा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन तथा साल उत्पाद है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, सदाबहार जो इसको बोलते हैं, वो हमारे दक्षिण वाले रीजन में ज़्यादा होता है। 3 जगह पे ज़्यादा होता है ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, जिसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? ये हैवी रेनफॉल जहाँ होती है। और हैवी रेनफॉल मतलब क्या? हैवी रेनफॉल किसे कहते हैं? जहाँ पे 200+ सेंटीमीटर वर्षा होती है एनुअल। वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर प्लस अगर है तो वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये 3 जगह पे मोस्टली होता है, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, अंडमान निकोबार वाला जो रीजन हो गया। ये 3 रीजन है जहाँ पे 200+ जो है एनुअल रेनफॉल होता है। और ये जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि वो रबर हो गया, सिनकोना हो गया, ये सारे जो फॉरेस्ट हैं, मतलब तो ये इन 3 जगह पे पाए जाते हैं। और ये जो ये है, क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, इसको ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। इसको ये हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, मतलब सॉरी पतझड़ी वन, इसको हम ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इसको मानसूनी वन भी बोलते हैं। जिसका जो सबसे ज़्यादा इंडिया में इसकी कवरेज है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कवरेज है, सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पे है? सेंट्रल जो हमारा रीजन है इंडिया का, और इधर जैसे सेंट्रल वाला हो गया, इधर यूपी हो गया, बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सेंट्रल इंडिया में मोस्टली ये वाले वन पाए जाते हैं। और इसमें इसकी जो स्पेसिफिक इसमें कौन से फॉरेस्ट हैं, जैसे कि बैम्बू पेड़ जो हैं पाए जाते हैं वन, जैसे कि बैम्बू हो गया, नीम हो गया, चंदन हो गया, सैंडलवुड, पीपल, नीम, ये वाले जो नहीं हम लोगों के, देखिए इधर हम लोग जो यूपी, बिहार और ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपको इस तरह के वन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको सागौन मिलेगा, बैम्बू मिलेगा, शीशम का पेड़ मिलेगा, शीशम की लकड़ियाँ जो बहुत अच्छी मानी जाती है, नीम मिलेगा। और जो सैंडलवुड है वो तो हमारा इधर साउथ वाले रीजन में कर्नाटक में बहुत फेमस है। तो ये जो वन है
ये हमारे, और ये मोस्ट वास्ट एरिया है, मतलब कि जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉर्म है मानसून फॉरेस्ट, इसको हिंदी में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन भी कहते हैं। दोस्तों अभी अब आपका एग्जाम एक हफ्ते है ना, इस वजह से मैं मतलब बहुत डिस्कस नहीं करूँगी वन लाइनर फॉर्म में। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इसकी बहुत एकदम डिटेल्ड में जो है इसकी क्लास में शुरू करूँगी। कोई भी सब्जेक्ट होगा, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से टाइम देके हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? इसको मैं मैप के माध्यम से समझाऊंगी, तो थोड़ा सा दिमाग में, क्योंकि इस तरह की जो जियोग्राफी तो मोस्टली मैप, अगर मैप देख लिया ना तो जियोग्राफी में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपके दिमाग में मैप छपा हुआ है तो आपको ये थ्योरी पढ़ने की मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इसको पहले मैप के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा अरावली रीजन है और ये हमारा विंध्य है। तो उसमें पूछा था मालवा का, अरावली और विंध्य के बीच में क्या है, तो यहाँ हमारा मालवा का पठार हो जाएगा। ये अरावली है, ये विंध्य है, ये हमारा जो है मालवा का पठार। इन दोनों के बीच में, अरावली और विंध्य के बीच में हमारा मालवा पठार है। ये हमारा छोटा नागपुर पठार है। और ये विंध्य और सतपुड़ा, इसके बीच में जो है नर्मदा नदी बहती है। ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, इसके नीचे हमारी ताप्ती नदी बहती है। ये हमारा डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार। ये हमारा इधर मेघालय का पठार हो जाता है। और दोस्तों ये जो मेघालय का पठार है ना, ये जो प्रायद्वीपी जो ये वाला है रीजन, ये वाला भारत का, ये इसी का भाग है, हिमालयन रेंज का भाग ये नहीं है। हिमालयन रेंज तो हमारी यहाँ आके ऐसे टर्न ले लेती है। तो ये जो मेघालय का पठार, ये छोटा ना, ये वाला जो है, ये दक्कन प्लेटू ना, ये वाला प्रायद्वीपी भारत का, इसी का ये भाग था। लेकिन ब्रह्मपुत्र और गंगा की वजह से यहाँ पे कटाव हो गया, जिसकी वजह से गहरा गर्त टाइप का बन गया। तो वहाँ से जो मलबा वगैरह आता था तो वो यहीं पे जमा हो गया। तो ये मालदा गैप इसको कहने लगे। यहाँ पे एक मैदान बन गया, जो आज बांग्लादेश में, वहाँ पे देखिए जूट की खेती कितनी ज़्यादा होती है। तो ये वाला यहाँ पे फिर से क्लियर से बताते हैं। तो यहाँ पे, तो इसलिए मेघालय का पठार, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघालय का पठार हिमालयन रेंज का है कि या फिर यह प्रायद्वीपी भारत का। तो ये प्रायद्वीपी भारत का जो हिस्सा है, और ये यहाँ से इससे अलग हो गया जब ये मालदा गैप बन गया बांग्लादेश में। तो ये वाला मेघालय पठार हमारा हिमालयन रेंज का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपी भारत का भाग है। ठीक है, और ये हमारा अरावली हो गया, ये विंध्य हो गया, इसके बीच में हमारा मालवा पठार है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, मैं और अच्छे से दिख जाएगा, ये मालवा पठार है। ये मालवा पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर पठार हो गया। ये देखिए शिलोंग प्लेटू, गारो, खासी, जयंतिया, ये जो मेघालय में रेंज है ना पहाड़ियों की, ये शिलोंग, उस तीनों को मिला के शिलोंग पठारी कहलाता है। ये शिलोंग पठार, ये वाले हमारे जो प्रायद्वीपी भारत दक्षिण का है उसका भाग। अगर क्वेश्चन ये पूछता है ना गारो, खासी, जयंतिया, सबको पता है कि ये पहाड़ी मतलब हिल है, तो जरूर ये हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट में है तो हिमालयन रेंज का भाग होगा, पर नहीं, ये हमारा प्रायद्वीपी भारत का जो है वो उसका भाग है। ये देखिए मालवा पठार हो गया, ये डेक्कन प्लेटू हमारा हो गया, बघेलखंड का पठार है, ये दंडकारण्य का पठार है दोस्तों, ये वाला। इसको रुकिए दूसरे से समझाती हूँ। ये वाला, ये दक्कन प्लेटू है, ये सॉरी दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य का पठार में ये हमारा जो है, ये छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा है, इधर हमारा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो चारों राज्यों के, ये जो 4-5 स्टेट है हमारे, इसके बीच में हमारा दंडकारण्य पठार है। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगी आगे। अगर दंडकारण्य की जैसे पूछ लेता ना कि ये मतलब कि ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन पूछ लेता है कि कहाँ, किस किस राज्य में, बहुत ही डीप क्वेश्चन अगर बनना होगा तो ऐसे ही पूछता है। तो आप लोग हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। दक्कन प्लेटू जो हमारा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इधर महाराष्ट्र, तेलंगाना वाले रीजन के बीच में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी चोटी जो है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो हमारा उत्तराखंड में है और ये कुमायूं रेंज में है। कुमायूं, इसको भी मैं आपको मतलब समझा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, ये जो ना कुमायूं हिमालय की जो वहाँ पे मेंशन हुआ था, क्या था कि एक सिडनी बुराड जो है, एक जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भ शास्त्री, तो उन्होंने जो हिमालय का विभाजन किया था वो नदियों के आधार पे किया था। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये सिंधु नदी बह रही है। सिडनी बुराड जो थे उन्होंने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पे किया। जैसे मान लीजिए ये सिंधु नदी, मान क्या लीजिए, मतलब है ही, ये सिंधु नदी है, ये हमारा सतलज नदी है, ये काली नदी है, ये तिस्ता नदी है। जिन्होंने 1-2 बार जियोग्राफी पढ़ी होगी तो उनको थोड़ा समझ आ रहा होगा। जो बच्चे अभी थोड़े नए हैं, बिगनर्स हैं,
उनको थोड़ी दिक्कत होगी, पर अभी आप एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद फिर अच्छे से क्लासेस शुरू करेंगे। पर अभी आप 1-2 बार देख लोगे ना तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में बैठ जाएगा बच्चों को जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा सिंधु हो गया, ये सतलज, ये काली है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कोल्ड हुआ है तो थोड़ी दिक्कत है। और ये तिस्ता है, ये दिहांग है। सॉरी। तो ये कश्मीर हिमालय, ये यहाँ पे जो सिंधु और सतलज के बीच में जो हमारा है वो हमारा कश्मीर हिमालय है। और ये जो सतलज और काली के बीच में हमारा कुमायूं रीजन होता है, ठीक। और काली तिस्ता के बीच में ये वाला जो रीजन है ये हमारा नेपाल हिमालय का रीजन है, जो कि सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, लगभग 800 किलोमीटर जो है ये वाला रीजन है। फिर उसके बाद आता है तिस्ता और दिहांग के बीच में हमारा असम वाला रीजन है। एक बार फिर से अच्छे से समझाते हैं। सिडनी बुरॉड जो थे उन्होंने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पे किया। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो पूरा हिमालय वाला रीजन है ना, ये हमारा हिमालय ये यहाँ आके टर्न ले लेता है, तो ये वाला जो रीजन है ना ये तो इसको जो है, इसको यहाँ से सिंधु निकल रही है, ये सतलज निकल रही है, ये काली निकल रही है, ये तीस्ता है, ये दिहांग है, मतलब 5 नदियाँ हैं। तो पांचों नदियों के बीच में वाले ये जो रीजन है ये नदियाँ 5 है, और इसके बीच में जो 4 रीजन है 4 भागों में बांटा है। एक तो हमारा कश्मीर हिमालय हो जाएगा, फिर उसके बाद कुमायूं रीजन हो जाता है, फिर नेपाल, फिर असम। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन ऐसे बनता है, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा रीजन है, कुमाऊं है या फिर कश्मीर है। देखिए ये सिंधु हो गया, ये सतलज हो गया, तो ये हमारा कश्मीर हो गया। फिर सतलज और काली के बीच में हमारा कुमायूं हो गया, ठीक। ये काली है, ये तिस्ता है, यहाँ से तिस्ता नदी प्रवाहित होती है। जेमू ग्लेशियर यहाँ पे सिक्किम जो है, यहाँ से जेमू ग्लेशियर से ये तिस्ता नदी निकलती है। तो ये हमारा काली और तिस्ता के बीच में हमारा नेपाल रीजन हो जाता है, ठीक है। और ये जो तिस्ता और दिहांग के बीच में ये हमारा असम वाला रीजन है। तो इसमें उसमें क्वेश्चन पूछा था ना कि नंदा देवी कहाँ पे है, नंदा पर्वत, तो ये हमारा कुमाऊं वाला रीजन जो उत्तराखंड में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कुमायूं हिमालय में जो है नंदा देवी पर्वत जो है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में है, कुमायूं उत्तराखंड वाले रीजन में है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा। मैंने बताया था ना आपको, मैप दिखाया था जब, कि ये विंध्य वाला रीजन विंध्य हो जाता है, ये सतपुड़ा है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो है ये नर्मदा नदी निकलती है। फिर ये सतपुड़ा, ये विंध्य सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे यहाँ पे ताप्ती निकलेगी। तो इसमें पूछा क्या है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा। तो देखिए ये नर्मदा और ये ताप्ती के बीच में हमारा सतपुड़ा रीजन है, ठीक। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ, ट्राई जंक्शन होता है उसको कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे हमारे आके मिलते हैं वो नीलगिरी की पर्वत की जो नीलगिरी पर्वत है, पहाड़ियाँ वहीं पे मिलती हैं। और ये 3 स्टेट में, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार किन किन स्टेट में है, तो हमारा केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं और वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के मिलने से जो वहाँ पे एक जो जहाँ पे मिलती हैं वही हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों दोदा बेटा है, ठीक है। और पूरे अगर साउथ की बात की जाएगी, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है, जो कि कार्डामम पहाड़ी में है। कार्डामम पहाड़ी मतलब इलायची की पहाड़ी। अगर पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी है, सेकंड में हमारा दोदा बेटा है। लेकिन जो दोदा बेटा, अगर नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो दोदा बेटा फर्स्ट पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ ना इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी आ गए हैं, क्योंकि जियोग्राफी और इकोलॉजी जो है पर्यावरण, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो जियोग्राफी में ही आ जाता है। तो आइए देखते हैं कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार, जो कि कर्नाटक में है। तो पेरियार हमारा जंगली हाथियों के लिए फेमस है। सरिस्का पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडा के लिए, जो एक सींग वाले गैंडा होते हैं। दांची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य वो हमारा जम्मू कश्मीर में है। हैंगुल जो नहीं होते हैं हिरन, जो एक उसकी एक ब्रीड है, वो हंगुल वहाँ का मतलब कि उस जम्मू कश्मीर का है। तो दांची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य दांची जम्मू कश्मीर में है हमारा। और ये है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, वो कोलकाता में है।
बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, वो देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा देहरादून में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान हमारा नागपुर महाराष्ट्र में है। देखिए यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया था पीछे, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो कि प्री कैम्ब्रियन जो टाइम पे बनी थी अरावली। सबसे, अब तो खैर उसका अब तो मतलब बहुत ही वैसी जो अपने नेचुरल फॉर्म में जो पहले थी वैसी नहीं है, अब उसका अपघटन बहुत हो रहा है, मतलब घर्षण हो रहा है बहुत। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर तो महेंद्रगिरी कहाँ पे है, हमारा उड़ीसा में है। तो पूर्वी घाट की, अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी फर्स्ट पे हो जाएगी, सेकंड में दोदा बेटा हो जाएगी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, तो 8 मिनट 3 सेकंड लगता है, ठीक है। जो हमारी और हम सनलाइट जो है हमारी पृथ्वी अर्थ तक आने में सूर्य के प्रकाश को कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 3 सेकंड लगता है दोस्तों। और ना ये सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। आइए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए पनामा जो कैनाल है हमारी, ये है, ये देखिए पनामा कैनाल जो है ये हमारा अटलांटिक ओशियन हो गया, ये हमारा पैसिफिक ओशियन हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है हमारी, ये देखिए हमारा यूएसए है, ये हमारा मैक्सिको वाला रीजन है, और ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो यहीं पे पनामा हमारी जो कैनाल नहर बनाई गई है, जो कि ये इधर पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करने का काम करती है। तो वही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये अटलांटिक ओशियन और ये पैसिफिक, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को कनेक्ट करती है पनामा नहर। तो देखिए पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो ये हमारा जो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो शिव समुद्रम जो आइलैंड हमारा जो एक द्वीप है वो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है, बहुत ही ड्राई वाला रीजन जो है वो आटाकामा हमारा एक मरुस्थल है जो कि चिली में है। चिली इधर हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है, जो अभी हमने देखा था ना पनामा नहर वाला, साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका वाला, वहाँ चिली है। चिली में जो है हमारा आटाकामा मरुस्थल है जो कि पैसिफिक ओशन है। मान लीजिए पूछ लेता है कि जो हमारा आटाकामा मरुस्थल है वो अटलांटिक ओशन की तरफ है या फिर पैसिफिक प्रशांत महासागर की तरफ है या फिर अटलांटिक, तो हमारा पैसिफिक ओशन है। जिसने मैप देखा होगा उसको तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा में है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप तो यूरोप महाद्वीप, यूरोप में कोई भी एक डेजर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ की क्लाइमेट इतनी अच्छी है ना, और बहुत मतलब कि वहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु जो मेडिटेरेनियन सी वाली जो क्लाइमेट होती है, बहुत ही अच्छा मौसम वहाँ पे रहता है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का जो है प्रयोग किसने किया था, इराटोस्थनीज ने किया था। इराटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी का, जिससे हम भूगोल को ज्योग्राफी बोलते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है, तो मतलब जो भूमध्य रेखा हमारी इक्वेटर लाइन है वहाँ से भारत का दक्षिण वाला पोर्शन है कितना दूर है, 876 किलोमीटर। आइए उसको थोड़ा सा मैप ड्रॉ करते हैं फिर समझते हैं। तो पहले हम इंडिया का ड्रॉ करेंगे मैप, इतनी अच्छी तो ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक। तो ये पूछा इक्वेटर लाइन यहाँ से गुजरती, इतनी पास से नहीं गुजरती, मैंने उसको ड्रॉ किया है जगह नहीं है। तो पूछा है कि जो 0 डिग्री हमारी इक्वेटर लाइन है भूमध्य रेखी, तो यहाँ से पूछ रहा है भारत की दूरी कितनी है, तो भारत की दूरी 876 किलोमीटर हो गई, ठीक है। ठीक 876 किलोमीटर हो गई, ये 876 किलोमीटर हमारी भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी है। अब पूछा भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कोंकण तट कहाँ पे स्थित है, तो गोवा से दमन तक का जो क्षेत्र है वो हमारा कोंकण तट कहलाता है। फिर उसके बाद हमारा जो है
दमन से लेके जो हमारा केरल वाला जो रीजन है वो हमारा मालाबार तट कहलाता है, और ये जो तमिलनाडु से लेके हमारा आंध्र प्रदेश वाला रीजन होता है वो हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो टोटल 17% जो है हमारे भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है वो टोटल पूरी जो विश्व की जनसंख्या है उसका 17% है। अब भारत का अक्षांश, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतर जो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में ईस्ट में स्थित है। इसको समझते हैं। ठीक, तो हमारा भारत जो ये है, अगर देखिए मेन इधर अंडमान निकोबार वाला भी तो हमारा रीजन यहाँ पे जो पड़ता है ना, तो ये हमारा अंडमान निकोबार वाला जो रीजन है, तो अगर यहाँ से पूछेगा ना टोटल तो हमारा 6 डिग्री से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सिर्फ अगर 8 डिग्री की बात की जाएगी तो यहाँ वाला जो हमारा रीजन होता है, तमिलनाडु का जो रीजन है, यहाँ से 8 डिग्री 4 से, तो हमारा जो भारत है तो ये हमारी अक्षांशी रेखा हो गई, ये हमारी देशांतरी रेखा होती है। ठीक है, तो वही 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट ये हमारी यहाँ अक्षांशी रेखा हो गई, अक्षांश। और अगर ये देशांतरी वाली रेखा होती है जो ऐसे होती है, तो ये 68 डिग्री वाला साथ जो यहाँ पे गुजरात में गुड़ला मंदाता है, 68 डिग्री 7 से इधर वाला जो है ये जो ऐसे ऐसे होती है, इसको देशांतरी रेखा बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, और ये लैटिट्यूड बोलते हैं इसको। ठीक, तो 68 से 97 डिग्री यहाँ पे जो होता है ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट जो ईस्ट वाला है, और 97 डिग्री 25 मिनट वाला ईस्ट में जो हमारा भारत है वो पूर्वी देशांतर में है स्थित है। यार 97 डिग्री वाला ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो किबीतू है, एकदम ईस्टर्न वाला पोर्शन, और वेस्ट में हमारा गुजरात का गुड़ला मंदाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल तिब्बत सीमा पे है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा है। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो धौलाधर, पीर पंजाल। साइलेंट वैली किस लिए फेमस है? तो जैव विविधता, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और सदाबहार वन, मतलब सदाबहार वन वही जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट वाला नहीं है, मैंने जो बताया था, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन और वेस्टर्न घाट, 3 जगह पे फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। यही जो सदाबहार वन, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान वाला जो रीजन है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। शांत घाटी, साइलेंट वैली जो है वो केरल में है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार हिमालयन रेंज से भी प्राचीन है। ठीक, क्योंकि हिमालयन रेंज जो है अभी भी उसका वलित पर्वत जो हमारा हिमालयन रेंज है वो अभी भी निर्माणाधीन है, बन रहा है। मतलब देखिए हर कितने, मतलब कि जैसे रिपोर्ट आई थी इस बार तो 8,848 मीटर हमारा माउंट एवरेस्ट था ना। फिर एक रिपोर्ट आई थी, चाइना वालों ने रिपोर्ट की थी कि 8,850 से बढ़ गया। तो वो बढ़ता रहता है ना, कुछ इंच बढ़ते रहता है वो, क्योंकि वो अभी निर्माणाधीन है, उसका विकास अभी हो रहा है। लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, सबसे प्राचीन भूभाग है। और प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा गोंडवाना लैंड है ना, आपने सुना होगा कि पैंजिया पैंथालसा, पैंजिया एक महाद्वीप था, पैंथलाशा एक महासागर था, फिर उसमें विखंडन हुआ तो पैंजिया जो है 2 उसमें भागों में बट गया था। ऊपर वाला जो रीजन था जिसमें अमेरिका, यूरोप और रशिया वाला रीजन है वो हमारा अंगारा लैंड था। फिर जो साउथ में जो बटे अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सारे हमारे गोंडवाना लैंड में आ गए। तो हमारा इंडिया जो है अफ्रीका से ही जुड़ा था। तो देखिए हमारा जो भारत है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है मूव कर रहा है। भारत की जो प्लेट है और इधर रशिया की प्लेट है, तो ये दोनों जो है कमचटका है ऊपर जो उधर है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जो है, जब टिथिस सागर था दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, तो तभी जो है वहाँ पे हमारे हिमालयन का विकास हुआ था। ये सब आगे पढ़ेंगे फिर। तो इसलिए हमारा ये बहुत ही पुराना रीजन है। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट।
ये देखिए, ये जो है, ये वाला जो रीजन है ये हमारा कोरोमंडल कहलाता है, ठीक है। और इधर मालाबार तट हो गया, कोंकण तट हो गया, जो इधर गोवा से कर्नाटक वाला रीजन हो गया, तो ये हमारा कोरोमंडल तट हो गया। तेलंगाना राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। दोस्तों मैप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे आप याद ही नहीं कर पाओगे, आज याद कर लोगे कल भूल जाओगे। एक बार आइए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं, टाइम थोड़ा कम है पर एक बार देख लेंगे तो फायदे में ही रहेंगे। ये देखिए तेलंगाना का पूछा था ना, ये देखिए हमारा तेलंगाना है, तो तेलंगाना हमारा महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर कर्नाटक से बॉर्डर शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ से कर रहा है, ये उड़ीसा का थोड़ा सा भाग है, और ये आंध्र प्रदेश। तो कितने जो स्टेट हैं, 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रहा है तेलंगाना। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि तेलंगाना जो है तमिलनाडु से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, तो नहीं। एक बार देख लीजिए मैप में, देखिए तेलंगाना है ना हमारा, ये उड़ीसा से थोड़ा सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, और यहीं पे ना हमारा दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य प्लेटू जो है। तो इस उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, थोड़ा सा महाराष्ट्र का भी रीजन है। तो क्वेश्चन में मैंने जो पीछे डिस्कस किया था, दंडकारण्य का पठार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% जो है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह का कितना है? 2.4%। 2.4% जो है हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.4 है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे पहले रशिया है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्षेत्रफल पूरे एरिया वाइज जो है हमारा इंडिया जो है 7वें नंबर पे। फर्स्ट पे क्या है? रशिया, सेकंड पे हमारा कनाडा है, थर्ड पे यूएसए है, फोर्थ पे चाइना है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है, 6 में ऑस्ट्रेलिया है, 7th में जो है हमारा 7वें नंबर पे हमारा भारत है। पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल क्या है ना, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट वाला जो सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 7 सिस्टर्स के नाम से नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे स्टेट है वो कहलाते हैं। मान लीजिए इसने पश्चिम बंगाल दे दिया। पश्चिम बंगाल इन द सेंस इस वजह से देगा कि वो जो हमारा दार्जिलिंग ऊपर वाला जो नहीं है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे ऐसे मैप नहीं मैं इतना अच्छा बना ड्रॉ कर पा रही हूँ, यहाँ पे ये दार्जिलिंग वाला जो रीजन है, तो लोगों के दिमाग में आएगा अच्छा दार्जिलिंग वाला रीजन है, तो ये दार्जिलिंग मान लीजिए दे दिया गया ऑप्शन में, पूरा पश्चिम बंगाल नहीं दिया, तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से ये पश्चिम बंगाल नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही देगा ही, और तो यूपी और बिहार थोड़ी नहीं देगा 7 सिस्टर्स में ऑप्शन में, पश्चिम बंगाल देगा या फिर दार्जिलिंग करके दे देगा। और दार्जिलिंग जो है हमारा पश्चिम बंगाल का ये ऊपर वाला रीजन है, ठीक है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश में। जो तेलुगु भाषा के लिए जब रामल्लू पोट्टू जब वो अनशन पे थे तो उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो है भाषाई आधार पे सबसे पहला जो स्टेट बना वो 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। उसकी राजधानी तब कुर्नूल थी। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, आल्प्स एक है वहाँ पे जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड और इटली बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वहाँ पे एक आल्प्स है, लेकिन यहाँ पे दक्षिणी आल्प्स है। तो दक्षिणी आल्प्स की अगर बात की जाएगी तो हमारा न्यूजीलैंड में। आल्प्स से आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आल्प्स हमारे यूरोप में है, जो कि ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, इटली के बीच में है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा नहर है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या तो 9 है। जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल स्टेट जो हैं, जैसे कि हमारा गुजरात से शुरू होता है ना, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, फिर उसके बाद तमिलनाडु, ऊपर जाते जाएंगे ईस्टर्न की तरफ, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो हमारे 9 स्टेट जो हैं वो समुद्री रेखा से, तटों से जुड़े हुए हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी वाला, जो कि मैंने बताया था वेस्टर्न जो रीजन है वहाँ पे फॉरेस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। बस थोड़े और क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं। पक्षी विहार वन्यजीव अभ्यारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित है, उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे दक्षिणी भाग में पहाड़ी जो कार्डामम है, कार्डामम पहाड़ी सबसे दक्षिण में है। अन्नामलाई है, अन्नामलाई, फिर कार्डामम, ठीक। सबसे साउथ में, इसी में सबसे ऊंची चोटी हमारी अनाईमुदी है, ठीक है। कार्डामम पहाड़ी की किन राज्यों की सीमा में स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम गुरु शिखर है। ये जितने भी हमारे पहाड़ी वाले क्षेत्र है ना, इसकी ऊंची चोटी पूछा गया है। तो अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर हमारा गुरु शिखर है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। और वेस्टर्न घाट की पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में, जो मैंने पीछे बताया था। भूलते मत जाइए, रिवीजन भी करते जाइएगा आगे जब आप पढ़ लीजिएगा पूरा। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट जो हमारा था ये हमारा अफ्रीका से अलग हुआ था। तो ये कगार के रूप में, जैसे मान लीजिए कोई एक आपके पास कोई भी चीज़ है, वो जब टूटती है तो एक उसमें भ्रंश पड़ जाता है, एजेस पड़ जाते हैं ना, किनारे जो एजेस होते हैं, उसी को कह रहे हैं एक भ्रंश कगार है, ठीक है। आइए दोस्तों, नदियों के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप मत करिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरा नहीं तो अपने बारे में सोचिए, ठीक है। कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे आप। मैं ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, पर क्वेश्चंस देख लीजिए, खुद ही पता चलेगा आपको, ठीक है। देखिए, गोदावरी नदी की सहायक नदी मंजरा है। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तिस्ता है। गोदावरी, इंद्रावती, यमुना की सहायक नदी चंबल, केन, वेतवाई जितनी है ये यमुना की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है। कृष्णा की भीमा है। ब्रह्मपुत्र की तिस्ता है। गोदावरी, इंद्रावती, यमुना, चंबल, केन, ठीक। यमुना का उद्गम स्थल है। यमुना यमुनोत्री से निकलती, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी हमारी नासिक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ जो महाराष्ट्र में है वहाँ से निकलती है। और महानदी हमारी सिहावा पहाड़ी से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ वाले रीजन में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस में आए हुए भी हैं। तो आप लोग अगर इसको तैयार कर लोगे ना तो मतलब फंसोगे नहीं। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है तो सतलज है। हिमालय की सभी श्रेणियों को, ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। मतलब जब हिमालय का विकास हुआ उसके पहले से ये नदियाँ बह रही थी, जब हिमालयन बना उसको काटते हुए भी अभी भी वो प्रवाहित हो रही हैं। ये सतलज की विशेषता है। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, इसमें से किस एक नदी में? ये सारी जो हैं सतलज में मिलती हैं, झेलम, चेनाब, रावी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्धा, पेनगंगा, वही जो जितनी है क्या कहते हैं इसकी, गोदावरी की सहायक नदियाँ। महानदी शिवनाथ, शिवनाथ, हंस, ये सब जितनी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। महानदी शिवनाथ। दामोदर की सहायक नदी बराकर है। कावेरी की भवानी, अर्कावती, जितनी भी देवियों के नाम पे है ना, वो सब आपकी कावेरी की सहायक नदी हो जाएंगी। बेतवा, चंबल, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदी हैं। क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा है। गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजिरा, ये सारी जो है गोदावरी की हैं। नर्मदा की तवा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी की हेमावती, देखिए वही बार बार रिपीटेड है। कृष्णा मालप्रभा, गोदावरी मंजिरा, गोदावरी प्राणहिता, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ गोदावरी की। ये है नदियों का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, जो कि हमारी कर्नाटक में है, ठीक। झेलम, वेरीनाग, वेरीनाग से झेलम नदी निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। सुवर्ण रेखा, छोटा नागपुर पठार, सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। तो दोस्तों फिर अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि ना लाइक ठीक है करिए, लेकिन ना कमेंट ज़रूर करिए, मुझे भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मैं ठीक सही रास्ते पे हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, बाकी आपकी इच्छा।
कंटेंट मैं आपको बहुत बेहतरीन उपलब्ध कराऊंगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अभी मेरा ये इनिशियल फेज़ है, तो शायद आगे धीरे धीरे और भी ज़्यादा मुझे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आपकी सफलता में कर पाऊँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।